Yes, welcome class plus one. Class 11th, we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2, relations and functions. ठीक है, सबसे पहले इसमें दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर में एंड इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास प्लस वन. प्लस टू में भी ये दोबारा आएगा और जितनी देर तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये चैप्टर आता ही रहेगा उतनी देर तक. ठीक है, सो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंंट चैप्टर फॉर ऑल द क्लासेस फॉर द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है ना, तो ध्यान से करने वाला ये चैप्टर है. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है सबसे पहले. ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे. एक पार्ट आएगा रिलेशन का, एक पार्ट आएगा फंक्शंस का. ठीक है, दो पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है. और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में. रिलेशन वाली जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी. सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो रिलेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है. ठीक है, तो आप सबसे पहले रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे. क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या होता है रिलेशन में, हमने डिफाइन करना क्या होता है कि जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं मेरे पास. ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल्स लेते हैं, है ना, तो इनका आपस में किस तरीके के साथ रिलेटेड है, किस तरीके के साथ इनका आपस में रिलेशनशिप है. एक के इंक्रीज़ होने पे दूसरे किसी, है ना, वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है. कोई वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. जैसे आप इन द केस ऑफ फिज़िक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, कि फोर्स के अप्लाई होने पे, ठीक है, फोर्स इज़ प्रपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, है ना, कि फोर्स के अप्लाई होने पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज़ करती है. और फोर्स और एक्सेलरेशन क्या हम लेते हैं, वो एक वेरिएबल्स ही हैं. ठीक है ना, एक तरीके के वेरिएबल्स ही हैं, उसको हम लेते हैं. तो वो किस तरीके के साथ आपस में इंटर रिलेटेड है, तो वो रिलेशनशिप भी डिफाइन कर दिया हमने. तो इस तरीके के हमने कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरीके से दो वेरिएबल्स इंटर रिलेटेड है. तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक आएगा टर्मिनोलॉजी ऑर्डर पेयर. कि ऑर्डर पेयर क्या होता है. लेट ए एंड बी वी द टू नॉन एम्प्टी सेट. सेट के बारे में हमने पढ़ा है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं. दो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि इसमें खाली नहीं है सेट, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, नॉन एम्प्टी है. ठीक है, मैंने क्या लेट कर लिया कि लेट ए कोई एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है और बी कोई एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, देन ऐसे ब्रैकेट में ए और बी रिप्रेजेंट द ऑर्डर पेयर. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ए और बी. देखो बच्चे, मैं ऐसे भी डाल सकती थी इसे, है ना, पर ये क्या बन जाता है, ये एक सेट बन जाता है. जब हम ये कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हैं ना तो ये चीज़ बन जाती है सेट. ठीक है, पर अगर मैं इसको राउंड ब्रैकेट में इस तरीके से लिखूँ, मैं क्या कहूँगी कि दिस इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर. दिस इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर कैसे है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इज ए एंड सेकंड कंपोनेंट इज बी, और इसको इसी तरीके से आपने जो है वो लिखना है. ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर पेयर को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. बेटा ये ऑर्डर पेयर आपको क्यों सिखा रही हूँ, बिकॉज ये रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने में, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में हम इसका यूज़ करेंगे. ओके, आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोट डाउन करने हैं ऑर्डर पेयर के लिए. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी ऑर्डर पेयर, अगर मैं कहूँ कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, इसमें हमेशा ऐसे ही लेना कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा. ओके, और ए बी और बी ए, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है. ठीक है ना, आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे ए बी है यहाँ पे बी है तो ये डिफरेंट मतलब सेम है, सेम नहीं है. बिकॉज अगर आप, मैं कहूँ कि ए और बी, है ना, अगर मैं सेट की फॉर्म में ले लूँ, ठीक है ना, और मैं कहूँ कि बी और ए, है ना, तो अगर हम सेट की फॉर्म में लेते तो आप कहते हैं कि ये सेम है, ये इक्वल है ना. जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 और 2, है ना, तो यहाँ पे लिख दूँ 2 और 1, तो आप क्या कहोगे, सेम ही है, एलिमेंट तो सेम. हम एलिमेंट ही देखते हैं, अगर किसी सेट के एलिमेंट सेम हो तो वो सेट क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है ना, पर अगर किसी भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, चाहे ए बी है बी ए है, ठीक है, बट ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा. डिफरेंट क्यों हो जाएगा, ए बी का मतलब है कि पहला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी सेट को बिलोंग कर रहा है. बी ए का मतलब हो जाएगा कि बी एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और ए वाला एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा. पर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं मतलब डिफरेंट हो गया ना कुछ. ठीक है ना, सो ये दोनों चीज़ें को हमने डिफरेंट अज्यूम करना है. ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इट इज़ नॉट इक्वल. ऐसे इन द केस ऑफ सेट दे आर इक्वल, बट इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर दे आर नॉट इक्वल. सबसे पहला पॉइंट तो ये दोनों चीज़ें जो है दो ऑर्डर पेयर, है ना, आप लिखोगे यहाँ पे एक पॉइंट, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, है ना, व्हेन, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब मैं कहूँगी कि ए बी इज इक्वल्स टू
सी डी है, मान लो मैं कहूँ कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, कब इक्वल हो जाएंगे, जब इनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि ए की वैल्यू सी के इक्वल होगी और बी की वैल्यू डी के इक्वल होगी। इन ओनली इन दैट केस मैं कहूँगी कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। ओके, दो सेट इक्वल हो सकते हैं अगर उनके एलिमेंट सेम है, ए बी है, बी ए है ना, इस तरीके से दो ऑर्डर पेयर इसी कंडीशन में इक्वल होंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से ही आ रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से ही आ रहा है, मतलब ऑर्डर का ख्याल रखना। ठीक है ना, जैसे हम सेट में किसी भी एलिमेंट को इधर उधर लिख सकते थे पर यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, पहला एलिमेंट पहले सेट से ही है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से ही है। ठीक है ना, तो इसको इसी तरीके से लिखना। और दिस इज़ एक ये पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट मैं अब आपको बताऊँगी इसका कि इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 और 1 है ना, सो इज़ इट अ सेट। देखो इसका मैंने सेट बनाया, ये सेट है, विच इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है ना, बिकॉज सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि इसमें जो सारे के सारे एलिमेंट हैं इट शुड बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी एलिमेंट्स को सेट बनने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर 1 1 1 मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर सेम एलिमेंट है तो वो सेट नहीं बनाते हैं। जब हम जैसे यूनियन भी फाइंड आउट करते हैं तब अगर उसमें सेम एलिमेंट्स आ रहे हो तो हम उस सेम एलिमेंट को स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, तो सेम एलिमेंट्स जो अगर जब भी होते हैं तो वो सेट नहीं बनाते। पर अगर यहाँ पे इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर अगर ए और ए आ जाए, सेम एलिमेंट हो जाए, है ना, इट ऑल्सो एग्जिस्ट। पर इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर ना ये एग्जिस्ट करेंगे, ये ठीक है, करेक्ट है। पर इन केस दिस इज ए सेट नहीं बनाते हैं पर ये ऑर्डर पेयर जरूर बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डर पेयर। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्डर पेयर हमने किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट ए वाला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। देखो बेटा ये डेफिनेशन मैं रीड करने लगी हूँ। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, ये पूरा। अच्छा, ये डेफिनेशन मैं आपको 2 मिनट बाद में समझाती हूँ, पहले आप इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ जाएगी तो डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझाएंगे। ओके, जैसे देखो ये मेरे पास 2 सेट हैं। ठीक है, मैंने इनका क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का बच्चे मतलब क्या है, ए क्रॉस बी। आप इसको ये नहीं बोलोगे ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, इसका नाम यही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। 2 सेट को हम उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमारे पास 2 सेट बने हुए हैं, इसका ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी हम लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो देखते हैं कि अगर ये 2 सेट गिवन है मुझे तो कितने इसके ऑर्डर पेयर बन पाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ये देखो पहला एलिमेंट मैंने यहाँ पहले ए से लिया, दूसरा एलिमेंट बी से। ठीक है, फिर पहला एलिमेंट मैंने यहाँ से लिया, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से। ठीक है, फिर ये देखो पहला एलिमेंट यहाँ से लिया, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लिया। ठीक है, ये बन गया तीसरा ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर बन गए। अब नेक्स्ट बनाते हैं, ये 7 के साथ हो गए। अब ये देखो 8 5। ठीक है, इस तरीके से 8 के साथ 4 का और इसी तरीके से 8 के साथ 2 का, है ना, ये ऑर्डर पेयर बन गए मेरे, है ना। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो इसके कितने ऑर्डर पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स बन चुके हैं। ठीक है ना, इसके 6 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। अगर 2 सेट गिवन थे, इसमें 2 एलिमेंट थे, इसके 3 एलिमेंट्स थे, तो इसके 6 ऑर्डर पेयर्स बन चुके हैं मेरे पास। इस तरीके से ही बनाने हैं। देखो आप ऑर्डर पेयर को आप देख सकते हो कि इसका हर एक का जो पहला एलिमेंट है वो ए को ही बिलोंग कर रहा है। जैसे 7 7 है ना, 7 ए को बिलोंग कर रहा है, 8 8 8 है, वो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, आपको ये भी गिवन हो सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट गिवन हो, है ना, ऑर्डर पेयर गिवन हो, तो वो बताएं कि ए और बी सेट आप निकालो, तो ये भी फाइंड आउट करना आ सकता है।
तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं कि जो भी दो सेट गिवन होते हैं उसके नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, जितने भी उसके ऑर्डर पेयर बनते हैं वो बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद उसका एक कंप्लीट सेट, मतलब उसके साथ इसका एक कंप्लीट सेट, अगर उस पर मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट लगाने से ही वो चीज़ क्या बन जाती है, सेट बन जाती है। तो ये ऑर्डर पेयर को कलेक्ट करके, है ना, कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है, एक सेट की फॉर्म में मैंने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो है मेरे पास क्या कहलाएगी, ए क्रॉस बी, ठीक है। उस कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, जितने इसके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ए एंड बी, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर लिखे थे, अब तक ये सेट नहीं थे, जब मैंने इस पे ब्रैकेट लगाई तब ये सेट बने हैं, ठीक है ना। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं सारे बना के उसका एक सेट बनाओ, ठीक है। वेयर ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करता हो, बी बिलोंग्स टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ठीक है। समझ के वो ए क्रॉस बी क्या है, इसके क्रॉस इसके ऑर्डर पेयर बनाओ, ऑर्डर पेयर बनाने के बाद उसका एक सेट बना दिया, तो ये क्या बन जाता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, ए बी एक सेट बना लेते हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बनाने सिखाए हुए हैं, उस फॉर्म में बनाओगे ए कॉमा बी, ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, बी वाला एलिमेंट बी सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। इस तरीके से बेटा देखो, ये हम क्यों फाइंड आउट करें, बिकॉज रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए पहले हमें ये बातें सारी पता होनी चाहिए, तब भी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। अच्छा देखो, अगर मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला है, अगर यहाँ पे मैं बी क्रॉस ए निकालने की कोशिश करूँ तो वो क्या आएगा, बी क्रॉस ए का मतलब है कि पहला एलिमेंट बी को बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ए को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप बेटा, ये देखो, फिर आप क्या लिखोगे, 5 7, है ना, यहाँ पे 5 8, यहाँ पे लिखोगे 4 7 और 4 8, यहाँ पे लिख दो 2 7, है ना, और क्या आ जाएगा 2 8। ये मैंने कैसे लिखे हैं, ये देखो, पहला एलिमेंट बी से लिया, दूसरा यहाँ से, फिर बी से, फिर यहाँ से, फिर बी से, फिर यहाँ से, है ना, रिपीटेडली नहीं करना, आप लिख सकते हो सारे एलिमेंट ऐसे करके आपने क्या कर लेने, कवर कर लेने, ओके। और आप ये देखो, मैंने ए क्रॉस बी भी लिख दिया, बी क्रॉस ए भी लिख दिया। कैन यू सी कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, नहीं है ना बेटा। देखो, इसके एलिमेंट्स अलग आ रहे हैं, इसके एलिमेंट्स अलग आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑर्डर पेयर बनाए हैं, ऑर्डर पेयर को एक सेट की फॉर्म में लिख लिया, ए क्रॉस बी भी लिख लिया, बी क्रॉस ए भी लिख लिया, है ना, बट वो इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट्स अलग हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने पहला एलिमेंट बी का सिलेक्ट किया, इसमें मैंने पहला एलिमेंट ए का सिलेक्ट किया। सो दैट्स वाई पहला पॉइंट तो आप याद रखोगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट के बारे में, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। एंड ये कब इक्वल हो सकता है, ए क्रॉस बी कब इक्वल हो सकता है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ़ अगर ए है ना, अगर ए और बी दोनों क्या है, सेम सेट हो, तब इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट कि ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो 5 आती है व्हेन वन और बोथ ऑफ ए एंड बी आर एम्प्टी, ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई, मैं कहूँ कि यहाँ पे देखो, हमने कंडीशन ही पहले ये लिखी है कि ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो अगर मान लो इसमें से एक एम्प्टी सेट आ रहा है कि बी वाला सेट है, उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 है, तो ए और बी का जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या करेगा, वो भी क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। वो आप नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज ए में से एलिमेंट ले लोगे, बी में से कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो तो ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा। जब ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा आपसे, ठीक है ना। तो इन केस व्हेन द ए एंड बी इज एम्प्टी वी कैनॉट फाइंड आउट द ए क्रॉस बी, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू 5 आती है, उसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ओके। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो अगर आपने 3 सेट की निकालनी है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द ट्रिपलेट्स,
है ना। यहाँ पे मैंने 2 सेट की बात की है, 3 भी हो सकते हैं, हम ऐसे 3 का भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम किसके साथ डिनोट कर देंगे, ए बी सी, पहला ए वाला एलिमेंट ए से, बी वाला बी से, सी वाला सी से, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो अगर आपके पास जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिए है ना, पी कोई सेट है 1 2, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ओके। पी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, उन्होंने बोला कि इसका कार्टीजन ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 सेट का आप निकाल के दिखाओ, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ दी 3 सेट, है ना। तो ये देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करो, P क्रॉस P निकालो, इस तरीके से बोला ना आपने उन्होंने, P क्रॉस P। ये अलग अलग भी हो सकते थे, जैसे यहाँ पे मैंने A B लिए हैं, है ना, A B C भी आ सकता था साथ में, तो अपने C को भी साथ में एक बार इंक्लूड कर लेना, उसका भी इस तरीके से ऑर्डर पेयर बना लेना। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स में सभी तरीके के एग्जाम्पल्स करेंगे हम। जैसे यहाँ पे अगर है P क्रॉस P निकालना, P क्रॉस P है ना, P क्रॉस P निकालना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका मतलब आपने ये निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना चाहते हो तो कैसे होगा, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले इसकी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, है ना। पहला एलिमेंट इससे, फिर ये वाला, फिर 1 इसके साथ, 2 के साथ, ठीक है, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, है ना, इसका एक सेट, ये क्या बन जाएगा, P क्रॉस P, ठीक है। अब मैंने 3 का बनाना है, ये देखो 3 का, ये एक सेट है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये मैंने और लिया एक, यानी कि ये देखो ध्यान से, क्रॉस ये वाला। अब P सेट एक बार और लिखना है मुझे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि ये देखो जहाँ पे मैं ऑर्डर पेयर लिख रही हूँ वहाँ पे मैंने कर्ल ब्रैकेट ली है, राउंड ब्रैकेट, जहाँ पे मैं सेट मेंशन कर रही हूँ वहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ली है, ओके। तो ये देखो ये दोनों अभी सेट है, अभी इसका ट्रिपल प्रोडक्ट होना है ना। तो अब कैसे करोगे इसको, देखो सबसे पहले 1 2 एक यहाँ से ले लें, पहला एलिमेंट इसमें से, दूसरा एलिमेंट इसमें से, यानी कि क्या बन जाएगा ये 1 1 और 1, ठीक है। फिर ये वाला, फिर एक यहाँ से ले लेते हैं 1 1 और 2, ठीक है। फिर ये, अच्छा फिर ये और ये, अब 1 2 और 1, फिर ये और ये 1 2 2, ओके। फिर ये वाला 2 1 और इसका पहला एलिमेंट है ना, और इसमें 2 1 और साथ में 1 मिनट 2 और ये ब्रैकेट, फिर ये वाला 2 2 और ये 1, आगे फिर से 2 2 और 2, है ना। इसका एक कंप्लीट सेट बना लो। नाउ दिस इज कॉल्ड दी ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दी 3 सेट्स। ये मैंने 3 सेट का निकाल लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें आप देख सकते हो कि पहला एलिमेंट यहाँ ये दोनों जो है, ये दोनों है ना, पहले 2 एलिमेंट P क्रॉस P को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हो कि P 3 सेट का निकालना था ना, अगर आप इस पे आप ऐसे कर लो, है ना, पहला एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, दोनों सेम ही है वैसे, यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, इसके साथ रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है हम प्राइम की बुक से कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, मैं आपको प्राइम की बुक से करा रही हूँ। ऑल द डेफिनेशन दे देखो यहाँ पे आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ऑर्डर पेयर करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी लिखना है आपने, जो नोट्स वाले पॉइंट है उसको ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ग्राफिकली में ए क्रॉस बी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ बना लो। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट के सारे एलिमेंट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो जैसे ए सेट में मान लो 1 2 3 ऐसे कुछ एलिमेंट है, तो आपने क्या करना है, ए वाले एलिमेंट्स को आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देना, और बी में कुछ जो एलिमेंट है वो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दी, ठीक है। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। जिस पॉइंट पे वो जो कट करेंगे ना, उस पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आप खुद देख लो कि अगर यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट है, यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो कट करेंगे ना, मतलब हम बता सकते हैं ना, जैसे मान लो कि ये हो जाए 2,3 कोऑर्डिनेट तो आ ही जाएगा ना हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली ए और कॉमा बी को एक कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, then A consists of point in a line,
एंड ए क्रॉस ए विल कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन। जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास सिंगल सेट हो, एक ही सेट है ना, ए इज़ अ सेट, अगर एक ही सेट है तो उसके सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाइन करेंगे। जैसे कि हम अब तक भी बनाते आए हैं, मान लो मेरे पास अगर एक कोई सेट होता था, है ना, अगर ए कोई सेट होता था तो हम, है ना, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते थे, है ना। अब तक हमने नंबर लाइन पे बनाए हुए हैं कि जैसे x ग्रेटर दैन 6 हो तो उसको भी नंबर लाइन पे बना लेते थे, या जैसे भी कुछ भी सेट हो तो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते थे। अगर आपके पास a क्रॉस a है तो वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होगा ना, अब ये 2 डायमेंशनल आ गया, तो इसको हम करने के लिए आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो ए अगर सिंगल करना है तो इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करो, अगर डबल लेना है तो इसको क्या करोगे, प्लेन पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज द ऑर्डर पेयर ए बी रिप्रेजेंट अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर ए एंड बी। एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट क्या है, ए और बी। ओके, नेक्स्ट इज द इफ एन ए डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, अगर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिनोट करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये देखो यहाँ से कैलकुलेट करना है ना। अगर आपके पास मान लो आए कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कि कितने आएंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए में एलिमेंट काउंट करो कितने हैं, ए में यहाँ पे जैसे 2 एलिमेंट है, ठीक है, बी में कितने हैं, 3 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 6। तो ये काउंट कर ले, देख लो 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट इज इक्वल्स टू 6। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। तो ये याद रखना है आपने कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट कितने बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लर्न करोगे। नेक्स्ट है ये वाला, बेटा ये प्रूफ दैट है, ये आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपने सिंपली आपका इसका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने सेट में भी की थी ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी है, जो क्रॉस है वो इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस पहले बी के साथ, जो यूनियन है वो सेंटर में आ जाएगा, फिर जो क्रॉस है सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेट में भी आपने पढ़ी है, ए क्रॉस बी यूनियन सेंटर में ए क्रॉस सी, ओके। यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सेंटर में आ जाएगा, फिर ए क्रॉस सी। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से लिखना है, इसका रिटन एक्सप्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो बच्चा,